नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्नों को लिया है, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज की खासियत ये है कि हमने इसमें सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि प्रश्न छूट गए हों। एक तरह से आपका पूरा मॉक टेस्ट हो जाएगा। जबकि सभी टॉपिक से प्रश्न होंगे तो मान लो आपका मॉक टेस्ट ही की तरह हो जाएगा। इस सीरीज में आपके 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने रखा है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 150 का गुना दो तीन गुना और कर देना, क्योंकि इसमें हम व्याख्या भी देंगे। ये आपके कई 300-400 लगभग प्रश्न आपके बन जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित से लगभग मिलता जुलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बताते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से लगभग मिलता जुलता है। अगला प्रश्न आपका है, जो कि एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप है। राइट आंसर आपका है, जो कि विभवांतर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया, एक विद्युत परिपथ में दो पॉइंटों के बीच में एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य विभवांतर का माप होता है तथा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और विभवांतर बराबर फार्मूला होता है W/Q, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका सिंपल सा है, जो कि जब धारा I तथा समय t के लिए प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस R से गुजरती है, तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है। सिंपल सा है, इसका तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, I²RT, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर, जो कि 746 वाट, ये इसका राइट आंसर है। ये ब्रिटिश में होता है, मीट्रिक्स में आपका 735.5 होता है। अगला है, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि 4187 जूल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राइट आंसर आपका है, कम हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं, R बराबर ρL/A होता है, जहाँ की ρ बराबर प्रतिरोधकता और L बराबर लंबाई, A बराबर क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। जैसा कि तार की मोटाई अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो संगत प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अगला है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 के गुणक तक कम कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कम कर देने पर प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? राइट आंसर आपका आधा हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा मानक ताप पर निर्दिष्ट होता है, यह आमतौर पर कितना होता है? राइट आंसर आपका है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस,
ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकांशतः चालक तापमान में परिवर्तन के साथ अपना विशिष्ट प्रतिरोध बदलते हैं। यही कारण है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान हमेशा मानक तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर निर्दिष्ट होता है, जो कि यहाँ पर लगभग आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला है, एक पदार्थ के एक इकाई घन के विपरीत तरफों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को डेड डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर आपका है, जो कि पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर यहाँ पर आपका दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, ये दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, जैसे कि 1000 वाट 200 वोल्ट वाली एक विद्युत इस्त्री की तापन कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। आर बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या निकालना है? आर बराबर फार्मूला होता है, जो कि V²/P होता है। फार्मूले पर मान रखना है आपको। V का मान आपका 200 दिया गया है, इसका वर्ग करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और 1000 से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर 3 जीरो कट जाएंगे। आपका यहाँ पर 20 दूनी 40, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर समान वोल्टेज पर प्रयुक्त करने के लिए 200 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब के फिलामेंट प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 डिजाइन किए गए हैं, तो क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर R2 का मान R1 से 2 गुना है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसे हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, जो कि लैंप 1 के लिए आप देख सकते हैं R बराबर V²/200, जो कि वहाँ पर दिया गया है। L2 के लिए इस प्रकार निकालेंगे। इस प्रकार दोनों समीकरण को आपको हल करना है। हल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपका R2 बराबर 2R1, जो कि यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दोस्तों, ये आपके UPPCL TG2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो उस UPPCL TG2 में ऐसे ही घुमावदार प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा आने चाहिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों में देखा था, उसमें मान लो किसी सेट में 40 से 45 से ज़्यादा न्यूमेरिकल दिए गए हैं। आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा करना है, और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि DC सीरीज व समांतर परिपथ के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही उत्तर पावर जुड़ जाती है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल। इतना सर्च करना, आपका मान लो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपकी PDF दे दी जाएगी। जो सवाल हो वहाँ पर आप कैलकुलेशन आराम से कर लेना। अगला प्रश्न, DC परिपथ में ऊर्जा डेड डैश के गुणनफल के बराबर होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज और करंट के गुणन के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। जो कि फार्मूला देख सकते हैं, P बराबर VI होता है, P बराबर I²R होता है, और P बराबर V²/R होता है। इसका शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। अगला आपका दिया गया है, निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो कि यहाँ पर P बराबर VI यहाँ पर निकलेगी तो सही है, ये भी सही, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, जो कि हमने ये अभी फार्मूले सारे बताया है, आप तो चाहे याद रख सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपके सवालों को हल करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। शक्ति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस संबंध का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि P बराबर I²R, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है, वही है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला है,
विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि यहाँ पर एचपी में नाप विद्युत शक्ति के एसआई इकाई जो होती है वाट होती है, जो कि एचपी में मोटर गति मान लो वो नापते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई हॉर्स पावर, जो कि डीसी मोटर की आउटपुट यांत्रिक शक्ति को दर्शाता है। 1 एचपी बराबर 735 वाट होता है, यानी शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वाट होती है। अगला है, 1 वाट किसके बराबर होता है? राइट आंसर आपका है, जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर है। इसका भी सूत्र आप जरूर याद रखें, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, 1 किलोवाट डेड डैश के बराबर होता है। राइट आंसर, ये आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1.34 HP, ये इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश में देख यानी मीट्रिक में देख सकते हैं, जो कि इतना दिया गया है। ब्रिटिश में 1.34 दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, लेड एसिड बैटरी यानी लेड एसिड में प्रयोग करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। चलिए और व्याख्या देख लेते हैं, जो कि जिसमें धनात्मक प्लेट के लिए पीबी यानी लेड परऑक्साइड तथा धनात्मक प्लेट के लिए लेड प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्रयोग किया जाता है, जिसे आप तेजाब कहते हैं। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा अशुद्ध जल का मिश्रण जो होता है 1:3 के रूप में होता है। अगला है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल लगभग 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल कार्बन जिंक सेल होता है। इस सेल के अंतर्गत जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है, जो एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, कार्बन अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के चूड़ों को 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। दोस्तों, ये आप जरूर पूरा एक बार जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? इसमें आपको बताना इसमें से कौन सा आपका शुष्क सेल है। राइट आंसर, जो कि जिंक कार्बन सेल, ये आपका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको सेल के बारे में बताते हैं, जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि जिंक कार्बन सेल शुष्क सेल होता है। इस सेल के अंतर्गत जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, जो कैथोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है, जो एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों ओर मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, कार्बन अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड के चूड़ों को 10:10:2 में मिलाकर भरा जाता है। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। और इसका उपयोग टार्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि उपकरणों में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आपका सवाल है। आपको ये सवाल आपको करना है, सीरीज में संयोजित 3 संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। यदि दिया गया है कि उनकी व्यक्तिगत धारिताएं 200 मतलब 20 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड दी गई है। आपको बताना है, इसमें सिंपल सा इसको जोड़ लेना है, जो कि सीरीज में जोड़ना है। तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस प्रकार जोड़ेंगे। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 1/20 + 1/100 + 1/50, ये सारे मान रखकर इसे लासा लेंगे। अब इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 माइक्रोफैरड। ये इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं, जो कि इतना आंसर आ चुका है। चलिए अगला है, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने लगेंगे
तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा जो कि आपको बोरिंग होने लगेगा। चलिए, सीरीज में संयोजित दो समान संधारितों और समांतर संयोजित में दो समान संधारितों को की प्रभावी धारिता का अनुपात क्या होगा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि 1:4, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार इसे करना है, जो कि यहाँ पर पहले तो सीरीज में करेंगे, फिर इसके बाद आपको समांतर में, फिर इनका अनुपात निकालेंगे जो कि आपका अनुपात आ जाएगा 1:4, ये इसका सही उत्तर है। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, जो कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल के नाम पर टेलीग्राम चैनल है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी और आराम से आप सॉल्व करना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिपथ की कुल धारिता क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए 16 माइक्रोफैरड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका समांतर में है, समांतर में 8 जोड़ लेंगे, आपका 16 हो जाएगा। सीरीज में तो इस प्रकार जोड़ते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, इस प्रकार सीरीज में जोड़ते हैं। चलिए अगला है, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की इकाई क्या है। आप सभी को पता होनी चाहिए ये सारी इकाइयाँ, ये इसका इकाई होती है हेनरी, राइट आंसर है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए इसे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका व्यास दिया गया है 2 मीटर, यहाँ पर धारा आपकी दी गई है 100 एम्पीयर धारा दी गई है। फार्मूला आपका होता है, चलिए हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आर बराबर और आई बराबर दिया गया है, वो म्यू नॉट बराबर आपका इतना दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला होता है क्षेत्र तीव्रता बराबर, जो कि म्यू नॉट अपान 2 गुणे आई अपान आर। यहाँ पर पूरा मान रखना है, कैलकुलेशन कर लेना है। आपका यहाँ पर उत्तर 2 गुणे 10⁻⁵ आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होगी, कितनी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि और कुछ जानकारी देखते हैं। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरण की निर्वात में गति उसकी तरंग दैर्घ्य, फोटॉन की ऊर्जा तथा तरंग गति पर निर्भर करती है। यह निर्वात में ध्वनि से गामा किरणों तक बढ़ती है। अगला है, अगला आपका हो जाएगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है, बल की चुंबकीय क्षेत्र होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर केंद्र में समान और छोटा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, और यह यंत्र एक सूक्ष्म धारा मापक है। इसमें चुंबकीय सुई 2 परस्पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव में आ जाती हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है, दोनों की गति समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व डैश बनाम फ्रीक्वेंसी का प्लॉट होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत धारा होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला, अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। सही उत्तर जो कि अधिकतम होगी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बताते हैं, जो कि अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होगी, जबकि श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, प्रतिरोध के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला है, अनुनाद आवृत्ति पर एक सीरीज आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया डैश है। सही उत्तर है जो कि यहाँ पर 0 होगा, ये इसका सही उत्तर है। चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है। फार्मूला आपका एक्सएल बराबर एक्सी, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है, और अनुनाद आवृत्ति बराबर आपका होता है 1/2 रूट में एलसी, फार्मूला आपका होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है,
आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इकाई होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अनुनाद की आवृत्ति में प्रेरक और संधारित्र अपनी प्रतिघा समाप्त कर देते हैं और परितः पूर्णतः प्रतिरोधी हो जाता है। अगला है, एक निश्चित सीरीज अनुनाद परिपथ में बैंड की चौड़ाई 2 किलोहर्ट्ज है। यदि तात्कालिक कुंडली में क्यू के उच्च मान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बैंड की चौड़ाई क्या होगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि घटेगी, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है, यहाँ पर फार्मूला भी आप जान लीजिए। अगला है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में प्रवाहित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि रजिस्टर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोधक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि कैपेसिटर केवल एसी पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला, एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर परावैद्युत द्वारा पृथक होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यह विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाला तथा आवश्यकता पड़ने पर विसर्जित करने वाला एक यंत्र है। यह अधिक विद्युत ऊर्जा की मात्रा को अपेक्षाकृत छोटी सतह पर एकत्रित करता है। अगला है, विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि 0 होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर 0 होता है, प्योर कैपेसिटर का पावर फैक्टर जो होता है 0 होता है, प्योर रजिस्टर का पावर फैक्टर यूनिटी यानी इकाई होता है। ये सारे मान आप जरूर याद रखें, ये आपके पॉइंटों में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कितना प्रेरकत्व तो 12 एन यानी नैनो की फैरेड की धारिता के साथ 5 किलो हर्ट्ज का अनुनाद करने के हेतु आवश्यक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए पहले तो इसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, जो कि यहाँ पर किलो में दी गई। इसे चेंज करेंगे तो आपका 5 × 10⁻³ लिखेंगे। कैपेसिटेंस आपका दिया गया है 12 नैनो फैरेड, यहाँ पर नैनो को 10⁻⁻9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर इंडक्टेंस आपको निकालना फार्मूला होता है, जो कि देख सकते हैं, इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 84.33 मिली हेनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेशन अपने आप करना है। देख सकते हैं यूपी आर्मिनल TG2 में एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसी प्रकार के आपकी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बूस्ट चार्जिंग डैश डैश चार्ज करने की प्रतिक्रिया है। सही उत्तर आपका है, जो कि कम समय तक उच्च धारा पर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, ये तो आप सभी को पता होगा, मोबाइल आप लेते होंगे तो बूस्ट चार्जिंग वाला ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। अगला है, एक आवेश योजना को पूरी तरह से विस्तृत यानी डिस्चार्ज बैटरी के लिए नियोजित किया जाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका है? सही उत्तर, शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियत वोल्टता आवेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि इस बैटरी को आवेशित करने का सबसे अच्छा तरीका है, शुरू में नियत धारा आवेशन और अंत में नियत वोल्टता से आवेशन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि बैटरी में अत्यधिक चार्ज हो जाने पर डिस्चार्ज हो जाने के कारण इलेक्ट्रोड्स का झुकना क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका है, जो कि व्याकुंचन कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। जिससे कि बैटरी की प्लेट्स मुड़ जाती हैं, यह दोष लेड एसिड बैटरी में देखा जाता है। इस हेतु बैटरी का आवेशन तथा निरावेशन क्रमशः 6 एम्पियर तथा 25 एम्पियर तक करना चाहिए। अगला है,
जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड पर डेड डैश और एनोड पर डेड डैश मुक्त होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त करती है। यानी आपकी जब लेड एसिड बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित होती है तब यह कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करती है। चलिए यहाँ पर हमने आपको बता दिया, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। जब लेड एसिड बैटरी को पूर्ण आवेशित करते हैं तब यह कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त करती है। ज्ञात रहे लेड एसिड बैटरी में एनोड तथा कैथोड क्रमशः लेड पेरोक्साइड तथा स्पंजी लेड का बना होता है। अगला आपको दिया गया है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण डेड डैश क्या होगा। सही उत्तर आपका बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व में कमी आती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको फिर से एक बार बताते हैं, लेड एसिड बैटरी की डिस्चार्जिंग के दौरान जल के निर्माण के कारण बैटरी में विशिष्ट गुरुत्व में कमी आती है। साथ ही ज्ञात रहे इस बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है, जिसकी अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से जांची जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से क्या एक एलटी फीडर पिलर की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर जीआई स्ट्रिप इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि अर्थ तार व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होने चाहिए, अर्थात अर्थ तार तांबे की, अर्थ इलेक्ट्रोड तांबे का तथा नट बोल्ट तांबे का आदि, इसी प्रकार अर्थ तार जीआई की यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की अर्थ इलेक्ट्रोड जीआई तथा नट बोल्ट जीआई के होने चाहिए। चलिए इसे आप जरूर याद रखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ वायर का रंग होता है। अर्थ वायर का रंग हरा होता है, न्यूट्रल का काला होता है, रेड जो होता है फेज होता है। अगला है, यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, जैसे कि अर्थ का रंग हरा होता है जबकि न्यूट्रल का रंग काला होता है और विद्युत झटकों या झटकों से खतरे से सुरक्षा हेतु अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त अर्थिंग का कार्य न्यूट्रल तार को भू विभव पर बनाए रखने का भी होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भू उपकरण डेड डैश को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आप सभी को पता है जो कि हमने अभी बताया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि लीकेज करंट यानी क्षरण धारा इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर अर्थिंग उपकरण का प्रयोग लीकेज धारा से बचने के लिए किया जाता है। जब विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी का संपर्क विद्युत से हो जाए तो मशीन वाइंडिंग या वायरिंग से लीकेज पैदा होती है। इससे बचने के लिए उपकरणों के धात्विक संयोजन को अर्थ कर देते हैं। अगला आपका दिया गया है, भूतार यानी आपका भू ग्राउंड वायर के निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर जस्तीकृत इस्पात यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील, ये इसका सही उत्तर है। और इसे अर्थिंग तार भी कहा जाता है। अगर अर्थिंग प्लेट जीआई की है तो नट बोल्ट वायर सभी जीआई के ही प्रयोग करना चाहिए। अगर प्लेट तांबे की है तो नट बोल्ट वायर सभी तांबे का होना चाहिए। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक उपकरणों में यह प्रतीक होता है। आप सभी को पता होगा, क्या बताने की ज़रूरत है, ये तो आपका जेनर डायोड यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर और आपको डायग्राम बता देते हैं जो कि सिंबल आपके दिए गए हैं। ये आपका एलईडी का है जो कि एनोड कैथोड यहाँ पर दिए गए। अगर लाइट बाहर की तरफ जा रही तो आपकी ये एलईडी है यानी बल्ब है। और यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर के बारे में देख लेते हैं। जब अंदर की तरफ तीर जाए तो ये पीएनपी, जब बाहर की तरफ तीर जाए तो ये आपका एनपीएन होता है। इसमें हल्का सा ही अंतर होता है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जेनर डायोड तो अभी बता चुके हैं। अगला है, यूजेटी के बारे में देख सकते हैं आप। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस प्रकार का होता है जो कि इसमें इमीटर बेस 1 बेस 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है जो कि नीचे दिखाए गए संकेत क्या कर रहा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपका ये हीटर है। इस प्रकार की ऊष्मा निकलती है जब आप
जलाते हैं। चलिए अगला है, आपको बताना है ये किसका है चिन्ह दिया गया है। ये तो आपका बजर है, आप सभी को पता होना चाहिए। घंटी का तो इस प्रकार होता है, जैसे कि आपको हम यहाँ पर बता देते हैं इस प्रकार का, इसका उल्टा होता है, ये घंटी का होता है। ये आपका बजर का है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए और यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका कार्य क्या है। बजर यह विभिन्न व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, पीसीएम का अर्थ है, आपको बताना है पीसीएम का अर्थ क्या होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जो कि यहाँ पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि EEPROM, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम इसे बताते हैं। जो कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देती हैं। रैम, डी रैम, कैश वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में होती है। अगला है, अगला प्रश्न, यदि सिलिकॉन डायोड मुक्त बायस धनात्मक समानांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज का मान शून्य हो तो वोल्टेज आउटपुट का मान आपको बताना है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लस का 0.7 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं फिर से एक बार, यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस धनात्मक समानांतर डायोड क्लिपर परिपथ में बायस वोल्टेज का मान शून्य हो तो वोल्टेज आउटपुट का मान इतना होगा, जो कि आप समझ सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। सही उत्तर आपका है जो कि ट्रांसफार्मर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर डायोड आईसी तथा ट्रांजिस्टर युक्त स्विच की भांति कार्य कर सकते हैं और ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थैतिक उपकरण है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में एसी वैद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करता है और जो एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट उपकरण नहीं है। डायोड आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसका चिन्ह इस प्रकार इसलिए लगा दिया जाता है, अगर आपको पीडीएफ दे दी जाए तो वहाँ पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। और पीडीएफ पाने के लिए आप के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल टेलीग्राम चैनल है, इसके नाम पर आप इसे सर्च कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन क्या है। सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि फैन को दी गई वोल्टता कम करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, सीलिंग फैन में सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग सीलिंग फैन को दी गई वोल्टता को कम करने के लिए किया जाता है। रेगुलेटर सामान्य गति नियंत्रण पर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सीलिंग फैन का एक घटक है। राइट आंसर जो कि संधारित्र यानी कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर है। यह प्रारंभिक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला है, 1400 mm 56 इंच ब्लेड साइज वाले सीलिंग फैन का मोटर रेटिंग डैश होता है। सही उत्तर जो कि 120 से लेकर 180 वाट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जिसे हम आवासीय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग में लेते हैं। अगला है, घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर इक्विपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस, ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला है, आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदल दिया जाता है। सही उत्तर जो कि कैपिलरी ट्यूब, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, और इसका उपयोग थ्रोटलिंग डिवाइस के रूप में होता है। अगला है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि फ्रेओन 12, ये इसका सही उत्तर है। जिसका यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर कूलर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। दोस्तों हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों को लिया है, सभी टॉपिक से हमने कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका छूटा हो। दोस्तों अगर आप इसे लगातार सीरीज इस तरह की लेते रहते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके एग्ज़ाम के सारे सवाल यहीं से आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, जो कि आपका यूपीपीसीएल TG2 का जो वो एग्ज़ाम है 3 नवंबर को है, उसके लिए यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इस सीरीज से लगातार बने रहेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचने के लिए लगाया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह की ग्रीस, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, डैश डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह के तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारें शाफ्ट से रोधक स्थिति में यानी इंसुलेट रहती हैं। सही उत्तर आपका है जो कि स्लिप रिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। स्लिप रिंग में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारे शाफ्ट से रोधक यानी इंसुलेटर स्थिति में इंसुलेटेड रहती हैं और ब्रश के माध्यम से जनरेटर में उत्पन्न धारा को एकत्रित करके बाह्य परिपथ को दिया जाता है। कोर को लेमिनेटेड करके भंवर धारा को कम किया जाता है। कम्यूटेटर की सहायता से धारा एक दिशी बना दिया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर DC शंट जनरेटर, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं फिर से, जो कि DC शंट जनरेटर 120 वोल्ट से 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में किया जाता है। DC शंट जनरेटर अधिक किलो वोल्ट एम्पियर के यानी केवीए के प्रत्यावर्तक की यानी अल्टरनेटर की शाफ्ट पर लगा हो रहता है। प्राइम मूवर में जब प्रत्यावर्तक का रोटर घूमता है तो शाफ्ट घूमती है। इसके कारण DC शंट जनरेटर घूमता है तथा दिष्ट धारा देता है यानी DC करंट आपका देता है। यह दिष्ट धारा प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के रोटर में दी जाती है, जिससे फील्ड उत्तेजित हो जाती है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल यानी कुंडली के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है जब। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, जो कि कम्यूटेशन के दौरान कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं तो आर्मेचर कॉइल के बीच शॉर्ट सर्किट होता है। जब ब्रश में 2 सेगमेंटों के संपर्क में आता है तो इसके साथ जुड़ी कॉइल लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट बनने के बाद इस कॉइल में धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे कॉइल में विपरीत दिशा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेंज के नियमानुसार यह वोल्टेज कॉइल में से गुजरने वाले वोल्टेज का विरोध करती है। इस कारण धारा चिंगारी के रूप में जंप करके ब्रश तक पहुंचने का प्रयत्न करती है, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के लिए संबंध में उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकम सॉकेट, टीवी सॉकेट फर्श से 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। चलिए ये आपका सही नहीं है, जो कि आपका ये सारे सही हैं, आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डैश डैश से बिल्कुल कम नहीं होंगे। सही उत्तर किससे कम नहीं होना चाहिए, जो कि 2.5 मिली यानी mm² से कम नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 mm² व एल्युमिनियम के कंडक्टरों के लिए
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगला है तापानुशीतन कॉपर की तारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही उत्तर जो कि वायरिंग के लिए करते हैं, राइट आंसर है। चलिए, और ज्ञात रहे सर्वाधिक सुरक्षित वायरिंग कंसील्ड कंड्यूट प्रकार की होती है, जबकि सर्वाधिक सस्ती वायरिंग जो होती है क्लिट प्रकार की होती है। अगला है 10 एम्पियर की धारित धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट डेड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 मिली एम्पियर आएगा, जो कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इतना होता है। चलिए अगला प्रश्न, BIS के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त कॉपर भू अविच्छिन्न चालक का न्यूनतम आकार क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि 1.5 स्क्वायर पर इंटू mm इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला है, निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? राइट आंसर जो कि आपका यह सही उत्तर हो जाएगा, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये इसका सही उत्तर है। जबकि आपका सुरक्षा होनी चाहिए, लागत होनी चाहिए, दिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है। अगला है बी वर्ग की DC मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर 105 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम पूरे तापमान आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके तापमान एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर जरूर याद रख लीजिए, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि Y के लिए 90, A के लिए 105, E के लिए 120, B के लिए 130, F के लिए 155 और H के लिए 180, जो कि C के लिए 180 से ऊपर होना चाहिए। ये आपके 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि F, H और C। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मूलभूत वलय DC जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है, प्रति सेकंड में कितनी बार DC निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं DC जनरेटर की चक्रण बराबर आपका देख सकते हैं प्रति सेकंड बराबर यहाँ पर 2 सेकंड के लिए, यानी प्रति सेकंड के लिए है, तो यहाँ पर आपका 180 यानी बी आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है, जो कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। सही उत्तर आपका है जो कि डिस्क धारा मोटर, ये इसका सही उत्तर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, ये इसका सही उत्तर है। और DC जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न जो कि एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि DC यानी DC डिस्क धारा करंट यानी डिस्क धारा मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखते हैं। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम डिस्क धारा मोटर में दिया जाता है। जब किसी धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ज्ञात किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आप UPPCL TG2 में 150 टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 150 में से आपको इसके 140 से 45 प्रश्न लाना है, तो आपको हमारे चैनल पर जाना होगा, जो कि वहां पर हमने तैयारी करा रखी है। हम आपको फ्री में मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको सिंपल सा यूट्यूब चैनल पर जाना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको सिंपल सा KK एग्ज़ाम फाइट चैनल यूट्यूब पर सर्च करना है, फिर आपको सीधे प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, नीचे प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है तो देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको नहीं देखना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर 41 वीडियो हमने यहाँ पर दिए हैं, जो कि यहाँ पर एक ही वीडियो में 150 प्रश्न हमने लिए हैं इसी प्रकार के, जो कि
आप यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने 3000 प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट की थी, जो कि यहाँ पर सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं, जो कि इसमें भी हमने एक ही वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को किया है। अगर 150 में 4-4, 5-5 प्रश्नों का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर 500 से 600 प्रश्न एक ही वीडियो में हमने कराया है। अगर आप यहाँ से पूरी तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका यूपीपीसीएल TGU2 में 150 में से 140 प्रश्न सिंपल से बन जाएंगे। यही से सीधे सीधे आपके यही कॉन्सेप्ट पर पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि एक 1.5 घंटे की वीडियो हैं, कुछ तो 1 घंटे की हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियो हैं। अगर आप इसे 2 की स्पीड में आपकी एग्ज़ाम तक पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार आप इसे 3000 प्रश्नों की सीरीज देख लेंगे साथ में, और जो हम ये वर्तमान में वीडियो चला रहे हैं वो तो वीडियो देखिए, साथ में इसे सारी वीडियो ज़रूर देख लें। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है, और हमारा नए चैनल की वजह से यहाँ पर कम व्यूज हैं। अगर आप को सभी को पता चल जाएगा तो मान लो यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यूज आएंगे, तो आप सभी लोग इसे ज़रूर शेयर करें और आप इसे ज़रूर देखना शुरू कर दें। यहाँ पर आप पूरे से पूरे नंबर लेकर आएंगे, चाहे वो आपका बार्क का एग्ज़ाम हो, चाहे NPCIL का हो, चाहे DRDO का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल का। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जैसे कि यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती है तो आवृत्ति डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गति बढ़ाएंगे तो आपकी आवृत्ति बढ़ेगी, जो कि यहाँ पर सीधे समानुपाती होता है। अगला है, 1 हॉर्स पावर सप्लाई के लिए रेटेड सप्लाई का मान आपको ज्ञात करना है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 50 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि भारत के मानक सप्लाई की बात की गई है, अतः उचित मान 50 हर्ट्ज ही रहेगा। इसका समय काल 20 मिली सेकंड होता है। यह समय काल वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र को पूरा करने के लिए लिया गया समय है। साथ ही आवृत्ति प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा द्वारा निकाले गए चक्रों की संख्या होती है। आवृत्ति का मान विकसित देशों में अमेरिका में जैसे 60 हर्ट्ज होती है। अगला है, अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। किससे नियंत्रित करते हैं? सही उत्तर आपका है, जो कि प्राइम मूवर की गति पर, पोल्स की संख्या पर, एक्साइटर द्वारा, ये सभी पर इसका सही उत्तर है, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अगला है, अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से क्या पैदा करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि निश्चित आवृत्तियाँ, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, अल्टरनेटर का उपयोग निश्चित आवृत्तियाँ पैदा करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटर का रोटर 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला सिलेंड्रिकल रोटर तथा दूसरा नॉन सिलेंड्रिकल रोटर होता है, जो क्रमशः उच्च तथा न्यून गति वाले रोटर होते हैं। अगला है, घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गम निम्नलिखित में से किस भाग से लिया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि स्थिरक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि घूर्णी प्रकार के प्रत्यावर्तक में निर्गम निम्नलिखित में से स्थिरांक भाग से लिया जाता है। साथ ही प्रत्यावर्तक का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। अगला है, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है कहलाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि टर्बो अल्टरनेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, टर्बो अल्टरनेटर उच्च गति वाले अल्टरनेटर होते हैं, जिसमें सिलेंड्रिकल रोटर प्रकार के सिलेंड्रिकल रोटर प्रयोग में लिया जाता है, जिसकी अच्छी लंबाई अधिक तथा व्यास कम होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, ट्रांसफार्मर प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आवृत्ति स्थिर रहती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, स्थैतिक डिवाइस है, जो समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, जो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न,
जैसा कि 25 केवीए एक यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक चक्कर 250 चक्कर और द्वितीयक चक्कर जो हैं 40 हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक में वोल्टेज और करंट क्या होगी। चलिए इसका जो आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, जो कि देख सकते हैं। फार्मूले पर मान रखेंगे तो आप V2 निकल आएगा। V2 निकालने के बाद आपको रेटिंग यहाँ पर दिया गया है। रेटिंग निकालने के बाद आपको धारा निकालनी है। धारा आपकी इतनी आ जाएगी, फिर फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे और इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका लगभग 104 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 240 वोल्ट और 104 एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मापन हेतु किया जाता है। सही उत्तर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टता मापन करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग अधिक टर्न की तथा द्वितीयक वाइंडिंग कम टर्न की जाती है, इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। इसमें प्राइमरी की वाइंडिंग कम टर्न की होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सबसे कम शोर करता है। सही उत्तर आपको पता होना चाहिए, जो कि हिस्टैरिसीस मोटर, ये इसका राइट आंसर है। ये सबसे कम शोर करती है। जैसा कि यहाँ पर हिस्टैरिसीस मोटर सबसे कम शोर करने वाली मोटर होती है, इसलिए इसे सिग्नलिंग डिवाइस में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस मोटर के रोटर में दांत व वाइंडिंग नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है। शैथिल्य मोटर यानी हिस्टैरिसीस मोटर के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है आपको। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका, चलिए हम आपको बता देते हैं। घुड़क में दांतें न होने पर कुंडली न होने के कारण कोई यांत्रिक कंपन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है हिस्टैरिसीस मोटर के लिए। और जड़त्व भार में तेजी लाने के लिए उपयुक्तता, ये भी सही है। जबकि कंपन न होने के कारण प्रचालन शांत और रव रहित होता है, ये भी आपका सही है। जबकि ऑप्शन नंबर C आपका गलत दिया गया है, जो कि समान विमा की प्रेरण मोटर में आउटपुट का दुगना होता है, ये आपका गलत है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं। शैथिल्य मोटर की विशेषताएं। रोटर में कुंडलन तथा दांत यानी खांचे नहीं होते हैं। रोटर में कंपन नहीं होने के कारण इसका प्रचालन शांत और रव रहित होता है। रोटर मुख्यतः क्रोम या कोबाल्ट स्टील से निर्मित होते हैं तथा जड़त्व भार में तेजी लाने के लिए उपयुक्त होता है। अगला है, हिस्टैरिसीस मोटर के नुकसान क्या हैं। राइट आंसर आपका है, जो कि कम दक्षता, कम शक्ति गुणांक, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जिसकी मोटर सामान्यतः क्रोम कोबाल्ट स्टील से निर्मित होता है। हिस्टैरिसीस मोटर की दक्षता, शक्ति गुणांक जो है तथा बल आघूर्ण का मान निम्न होता है, इसलिए इसका आकार भी छोटा होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी मोटर प्रभावी रूप से उस परिघटना का उपयोग करती है जिससे सामान्य अवांछनीय माना जाता है। सही उत्तर, जो कि शैथिल्य मोटर, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कथन में दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। शैथिल्य मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत है। चलिए आपको कथन पढ़ना है। चलिए जैसा कि हम आपको बता देते हैं। शैथिल्य बलाघूर्ण यानी शैथिल्य बलाघूर्ण केवल घूर्णक के शैथिल्य पास लूप के क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। सुषम घूर्णक के कारण मोटर शांतिपूर्वक प्रचालित होता है और चुंबकीय स्पंदन से ग्रस्त नहीं होता, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। AC परिपथों में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है, जो कि केवल धारा मापी
यानी धारा मापी, वाट मापी और यहाँ पर वोल्टा मापी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए सही से। एसी परिपथ में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग धारा मापी, वोल्ट मापी और वाट मापी की माप सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला है, एक KWH मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? सही उत्तर जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, एक KWH मापी यंत्र इंटीग्रेटिंग वर्ग में रखा जाता है। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, इंडिकेटिंग तंत्र कहलाता है। अगला है, अज्ञात मान की वोल्टता के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 500 वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब वोल्टेज का मान अज्ञात हो तो अधिकतम वैल्यू से मापना आरंभ किया जाता है। अगर छोटी वैल्यू से मापेंगे तो आपका खराब हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को एक समान संयोजित करोगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से आपको बता देते हैं, मापन के लिए वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर एक समान संयोजित करेंगे। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मापने वाला यंत्र फ्रीक्वेंसी मीटर कहलाता है। अगला है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के किलो यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण निम्नवत होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर है, मापी को ओवरलोड से बचाने हेतु ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापने के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग मापी के ओवरलोडिंग से बचाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अगला है, अगला आपका दिया गया है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा इस प्रकार निर्भर होती है। सही उत्तर जो कि आपूर्ति के चरण यानी फेज अनुक्रम पर, यह इसका सही उत्तर है। चलिए, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा आपूर्ति के चरण यानी फेज अनुक्रम पर निर्भर होती है, जो स्टेटर पर सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र 1.5 फाई या 120 F/P की गति से गति करता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 फेज मोटर चलाने के दौरान सिंगल फेजिंग होती है तो मोटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोटर 3 फेज में चलती रहती है, अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है और यहाँ पर परिवेष्टन के जलने की संभावना होती है। अगला है, फिर से एक बार बताना चाहेंगे क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यदि फेज मोटर के चलने के दौरान सिंगल फेजिंग होती है तो मोटर पर जलने की संभावना होती है क्योंकि यह कर्षण के दौरान अधिक धारा खींचती है। अगला है, एक पंप मोटर में गलत कनेक्शन के कारण घूर्णन रोटेशन की दिशा गलत हो गई है तो आपका ध्यान इस त्रुटि पर कैसे जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जो कि पंप द्वारा पानी की आपूर्ति न होने से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 120 अंतराल कोण पर दूरी पर स्थापित 3 सदृश वाइंडिंग वाला 2 पोल स्टेटर डेड डैश को संदर्भित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 3 फेज आपूर्ति, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में 120 अंतराल कोण की दूरी पर स्थापित 3 सदृश वाइंडिंग वाला 2 पोल स्टेटर और 3 फेज आपूर्ति को संदर्भित करता है। यह मोटर पश्च शक्ति गुणक के साथ कार्य करती है। इस मोटर का प्रयोग उद्योगों में बहुतायत किया जाता है। अगला है, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा इंडक्शन मोटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी मजबूती और रख रखाव में कम समस्याएं होती हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि
तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग लगाने का प्रयोजन क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं रोटर के दोलनों को दबाना, आवश्यक स्टार्टिंग बलाघूर्ण विकसित करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का कार्य रोटर के ऑसिलेटर्स इसे आप पढ़ लेना को सप्रेस करना तथा आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना, ये इसका सही व्याख्या है। अगला है 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णक गति डैश होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चलिए आपको बता देते हैं, सिंपल सा फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रखेंगे आपका आंसर 600 आरपीएम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, इसका राइट आंसर है 90 डिग्री, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का शक्ति आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण 90 डिग्री होता है। अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए शक्ति कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अगला है, सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने डेड डैश की वृद्धि द्वारा संयोजन कर लेती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि शक्ति गुणांक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने शक्ति गुणांक की वृद्धि द्वारा समायोजित कर लेती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती है क्योंकि राइट आंसर आपका हो जाएगा घूर्णक पर अर्ध चक्र के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग के लिए उर्मिका गुणांक क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि यहाँ पर 1.21, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक आदर्श दृष्टिकारी के लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मान कितना होना चाहिए? सही उत्तर जो कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दिष्ट कारक का कार्य प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना होता है जिससे प्राप्त निर्गत रिपल युक्त होती है, जहाँ रिपल का अर्थ प्रत्यावर्ती धारा मान से है। अगला आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे धातु दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ताम्र ऑक्साइड डायोड, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि ताम्र ऑक्साइड डायोड को धातु दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है, ताम्र एक धातु है जिसका ताप गुणांक धनात्मक होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि डायोड एक दिशी युक्ति होती है। अगला प्रश्न, रेक्टिफायर डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? सही उत्तर जो कि बहुत ही निम्न शक्ति उपकरण, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब एक धारित्र को निर्गत से संयोजित किया गया हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग डैश डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 1 से अधिक, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जब एक धारित्र की निर्गत से संयोजित किया जाता है गया हो तब अर्ध तरंग दृष्टिकारी की लघु तरंग से अधिक होगी। इसमें केवल डायोड प्रयोग किया जाता है। यह आउटपुट फिल्टर परिपथ प्रयोग करके पल्सेटिंग डीसी का शुद्ध डीसी में परिवर्तित करता है। अगला है, बैटरी चार्जर डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका है जो कि दृष्टिकारी रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर इसका सही उत्तर है। जैसा कि बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी प्रकार के आपूर्ति, अतः रेक्टिफायर द्वारा एसी से डीसी परिवर्तित किया जाता है। अगला है, तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर आपका है जो कि उच्च भाप दाब का उपयोग करके, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ताप शक्ति संयंत्र की लगभग दक्षता 30% होती है। ताप शक्ति संयंत्र मूल रूप से रैकिंग चक्र पर आधारित है। अगला है,
लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर लोड फैक्टर यानी लोड फैक्टर बराबर औसत लोड अपान उच्चतम लोड, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है। भार का मान 1 से कम होता है। भार गुणांक प्रति यूनिट उत्पादन का संपूर्ण मूल्य निर्धारित करता है। अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाने वाला जलीय टरबाइन डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि कपलान टरबाइन, ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिया गया है। कम शीर्ष उच्च डिस्चार्ज के लिए कपलान टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। मध्यम शीर्ष तथा मध्यम डिस्चार्ज के लिए फ्रांसिस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उच्च शीर्ष और कम डिस्चार्ज के लिए पेल्टन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे प्रश्न जो कि हमने काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को किया है। ये आपके 150 से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं जो कि इसका आप 2 से 3 गुणा कर देंगे तो आपको ये कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। ये आपकी यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। यूपीपीसीएल TG2 के अलावा आपका टेक्निकल का कोई भी एग्ज़ाम हो ITI लेवल का, यहाँ से देखकर चले जाना, आपका कोई भी प्रश्न आपका नहीं गलत होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल के नाम पर टेलीग्राम है। इसे आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर और यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।